नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया पर नवीनतम शोध क्या है और इसका नया उपचार क्या हो सकता है। डिस्मेनोरिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पेनफुल मंथली ब्लीडिंग या दर्दनाक मासिक धर्म। ये सबसे अधिक देखे जाने वाले स्त्री रोगों में से एक है। यह मासिक धर्म के साथ शुरू होता है, 12 से 72 घंटे में धीरे धीरे कम हो जाता है। यह दर्द आमतौर पर पेट के निचले हिस्से में होता है और जांघों में अंदरूनी हिस्सों पर पीठ तक फैल सकता है। इसे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई स्पष्ट श्रोणि रोग विज्ञान नहीं होता। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कोई ना कोई श्रोणि रोग विज्ञान जरूर होता है। 50% पोस्ट पिबसेंट यौवनोत्तर महिलाएं डिस्मेनोरिया का शिकार होती हैं और इनमें से 10 से 12% गंभीर रूप से। जो महिलाएं काम करना जारी रखती हैं या कक्षाओं में जाती हैं, उनका डिस्मेनोरिया के दौरान कार्य उत्पादन या स्कोर कम हो जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया सबसे अधिक 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में आम है। यह डिस्मेनोरिया अविवाहित महिलाओं में विवाहित महिलाओं के मुकाबले अधिक बार होता है और उम्र के साथ कम हो जाता है। एक्सरसाइज से या नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई खास राहत नहीं मिलती। डिस्मेनोरिया की अवधि और गंभीरता बढ़ाने वाले कारण अल्प आयु में मासिक धर्म की शुरुआत, लंबे मासिक धर्म की अवधि, अधिक वजन और धूम्रपान शामिल है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया आमतौर पर मेनार्की या रजोदर्शन के 6 से 12 महीने बाद प्रकट होता है और लगभग हमेशा ओवुलेटरी साइकिल्स में होता है। पीड़ित 88% किशोरियों को रजोदर्शन के 2 वर्षों के पहले अपनी पहली दर्दनाक मासिक धर्म का अनुभव होता है। रजोदर्शन के 2 वर्षों के बाद होने वाला डिस्मेनोरिया अधिकतम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, जिसके कारणों की गहन जांच होनी चाहिए। प्राइमरी डिस्मेनोरिया आमतौर पर मासिक धर्म शुरू होने के कुछ घंटों पहले या तुरंत बाद शुरू होता है और ये क्रैम्प्स या ऐंठन पहले या दूसरे दिन सबसे तीव्र होते हैं। आमतौर पर दर्द ऐंठन युक्त होता है और पेट के निचले हिस्से में सबसे तीव्र होता है, लेकिन यह पीठ और जांघों के अंदरूनी हिस्सों तक भी फैल सकता है और इसे अक्सर लेबर पेन्स जैसा दर्द बताया जाता है। लक्षण कुछ घंटों से 1 दिन तक रहते हैं और शायद ही 2 या 3 दिनों से अधिक बने रहते हैं। ऐंठन की अवधि 48 से 72 घंटों से अधिक नहीं होती। यह ऐंठन एक या अधिक लक्षणों के साथ होता है, जिनमें मतली और उल्टी का आना, थकान, दस्त, पीठ में दर्द, सिर में दर्द शामिल है। घबराहट, चक्कर आना और कुछ गंभीर मामलों में बेहोशी भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया के जुड़े हो सकते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कारण व्यवहारिक और मानसिक कारण गर्भाशय में इस्कीमिया या ऑक्सीजन की कमी, सर्वाइकल स्टेनोसिस, वेसोप्रेसिन का बढ़ना और गर्भाशय में प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पादन और स्राव में वृद्धि। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की में दर्द का कारण एक रसायन होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जो मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भूमिका। यह सिद्ध हो चुका है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का संबंध सूजन से होता है और ये मासिक धर्म के दौरान उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2A और E2 का सूजन प्रक्रिया में विशेष योगदान होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2A आर्टरीट रक्त वाहिकाओं को कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित करते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यही दर्द का कारण बनता है। F2A प्रोस्टाग्लैंडिन का एक और कार्य है गर्भाशय की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित करना, जिससे मासिक धर्म के रक्त स्राव में सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक कारण निश्चित रूप से दर्द की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और दर्द की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक महीने गंभीर डिस्मेनोरिया की आशंका ही तनाव का एक कारण बन सकती है। डिस्मेनोरिया कामकाजी महिलाओं और उन महिलाओं में अधिक सामान्य है जिनका हैसल स्केल पर उच्च स्कोर होता है। यह हैसल स्केल तनाव या कठिनाइयों को मापता है।
प्राइमरी डिस्मेनोरिया केवल ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ही होता है। एन ओवुलेटरी साइकिल्स यानी ओवुलेशन के बगैर होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में होने वाला डिस्मेनोरिया सेकेंडरी प्रकार का होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से आसानी से राहत मिल सकती है जो ओवुलेशन को रोकती है। एनसेड्स या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया में राहत दिला सकते हैं। प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया, मानसिक और व्यवहारिक कारकों को सावधानी और कुशलता से प्रबंधित करना चाहिए। फार्माकोथेरेपी, स्पष्टीकरण और आश्वासन द्वारा दी गई सरल साइकोथेरेपी से काफी बढ़ावा मिल सकता है। एनसेड्स का प्रयोग प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है क्योंकि ये प्रोस्टेग्लैंडिन्स के उत्पादन को रोकते हैं और रोगियों को एनसेड से राहत मिल जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मासिक धर्म से 1 से 2 दिन पहले और 2 से 3 दिनों बाद तक नियमित रूप से ले लेना चाहिए। हालांकि एनसेड थेरेपी के बावजूद 10 से 15% किशोरियों में इनका असर नहीं होता और ऐसे मामलों में हार्मोनल थेरेपी की सलाह दी जाती है। हार्मोनल थेरेपी का उद्देश्य है ओवुलेशन को दबाना, एंडोमेट्रियल परत की वृद्धि को कम करना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पादन की मात्रा को कम करना, मासिक धर्म प्रवाह को कम करना और दर्द को कम करना। ओसीपीज या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर मरीज ओसीपी से गर्भ निरोधक का विकल्प चुनती है तो यह विधि उपयुक्त है क्योंकि इससे प्राइमरी डिस्मेनोरिया से भी राहत मिलती है। ओसीपीज का उपयोग करने वाली महिलाओं में मासिक स्राव के प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्तर सामान्य से नीचे आ जाता है। ओसीपीज के साथ 90% से अधिक डिस्मेनोरिया से पीड़ित महिलाओं को संतोषजनक राहत मिल सकती है। 3 से 4 महीनों के लिए ओसीपीज का सेवन उपयोगी होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एनसेड्स दिए जा सकते हैं यदि उन्हें कोई गैस्ट्रोड्यूओडेनल अल्सर ना हो। इस प्रकार की थेरेपी 3 से 6 महीने तक दी जा सकती है। यदि इससे कोई राहत नहीं मिलती तो लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है। इन उपायों का पालन करने और सही तरीके से प्राइमरी डिस्मेनोरिया का निदान करने पर 80 से 85% मरीजों को राहत मिलती है। एनसेड्स को मासिक धर्म शुरू होते ही ले लेना चाहिए और पहले 2 या 3 दिनों के लिए नियमित रूप से लेना चाहिए। पहली विधि का उद्देश्य दर्द को दबाना होता है जबकि दूसरी विधि जो अधिक प्रभावी है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन को कम करती है। अन्य उपचार विधियां, प्रोजेस्टेरोन युक्त इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोजेस्टेसर्ट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को कम करता है और प्राइमरी डिस्मेनोरिया को राहत दे सकता है। इस प्रकार का उपयोग उन मरीजों के लिए सीमित रखना चाहिए जिनमें क्रॉनिक पल्विक पेन रहती है और अन्य दर्द निवारण विधियों में असफलता पाई गई हो। प्राइमरी डिस्मेनोरिया से राहत के लिए टेंस या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का भी उपयोग किया जा सकता है। यह एक नॉन इन्वेजिव और बहुत ही इफेक्टिव विधि है। टेंस उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो दवाइयां नहीं लेना चाहती हैं, एनसेड्स या ओसीपीज के उपयोग के लिए चिकित्सा प्रतिबंध है, या एनसेड्स के उपयोग से साइड इफेक्ट्स होते हैं, या एनसेड्स की अधिकतम खुराक लेने पर भी पूरी राहत प्राप्त नहीं कर पाती। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अन्य कम स्थापित तरीके भी शामिल हैं जैसे ग्लिसिल ट्राइनाइट्रेट, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, विटामिन B6, फिश ऑयल, एक्यूपंक्चर एंड स्पाइनल मैनिपुलेशन। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कारण एंडोमेट्रियोसिस, आईयूडी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, adenomyosis, uterine myomas, polyps, adhesions, congenital malformations of the Mullerian system, cervical stricture or stenosis, ovarian cyst, pelvic congestion syndrome, and Allen-Masters syndrome. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में स्पेसिफिक अंडरलाइंग कंडीशन का इलाज करना आवश्यक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अधिकांश कारणों के उपचार में सर्जरी की बड़ी भूमिका होती है। एनसेड्स केवल टेम्पररी विकल्प है और सर्जरी एक पक्का इलाज।
एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों में स्पेसिफिक हार्मोनल थेरेपी जैसे डानाजोल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट्स, प्रोजेस्टिन्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आदि काफ़ी असरदार होते हैं।